हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर की अगर अपन बात करें तो अपन ने ये डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होता है और फोर्स क्या क्या करवा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद में फोर्स की टाइप्स, इसकी यूनिट्स, इसके डायमेंशंस, ये अपन ने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है ना। और इसके बाद में संपर्क बल क्या होते हैं, क्षेत्रीय बल क्या होते हैं, मूल बल कौन कौन से होते हैं, ये बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी, ठीक है ना। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं गति के नियम, ठीक है। तो गति के नियम अपन डिस्कस करते हैं। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं फर्स्ट, इसको अपन बोलेंगे प्रथम नियम। तो ध्यान से देखो, गति का पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम, इसको अपन बोलते हैं जड़त्व का नियम। इसको अपन बोलते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहता है ये कि कोई भी वस्तु अपनी यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर वो गति कर रही है तो एक समान वेग से गति करते रहना चाहती है। और अगर वस्तु घूम रही है तो इस स्थिति में एक समान कोणीय वेग से घूमते रहना चाहती है, ठीक है ना। तो देवदान से कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो ये स्थिर ही रहना चाहती है। वस्तु अगर गतिमान है तो एक समान वेग से गतिमान रहना चाहती है। और वस्तु अगर घूम रही है तो इस स्थिति में एक समान कोणीय वेग से घूर्णन करते रहना चाहती है। तो वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो एक समान कोणीय वेग से एक समान वेग से गति करती रहेगी, और घूम रही है तो इस स्थिति में एक समान कोणीय वेग से घूमती रहेगी। तो इस स्थिति में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, इस स्थिति में जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो कितना भी जीरो है, जो कि अपन बाद में डिस्कस करेंगे भी। तो स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, गतिशील वस्तु गति करते रहना चाहती है। तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। और ध्यान से देखना, देखो बच्चों, जड़त्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आपके पास द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। अब इसके अपन एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई पेड़ है, इस पेड़ की ब्रांच पे जैसे फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो पहले ब्रांच है वो भी क्या अभी रेस्ट में, और फ्रूट्स है वो भी रेस्ट में। फिर उसके बाद इस ब्रांच को अपन इस प्रकार से पकड़ते हैं, और पकड़ करके फिर उसके बाद इसको अपन शेक करते हैं, तेजी से हिलाते हैं। तो जैसे अपन हिलाएंगे तो वैसे ब्रांच है वो तो गति में आ जाएगी, बट इस पर लगे हुए जो फ्रूट्स हैं वो रेस्ट में रहेंगे। तो इस स्थिति में फ्रूट्स है वो इस ब्रांच से टूट करके नीचे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई जैसे रजाई है, गद्दा है, उसके अंदर डस्ट घुस चुकी है, तो अपन क्या करते हैं, कोई भी डंडा लेते हैं, इस डंडे से अपन इस रजाई या गद्दे को अपन पीटते हैं। तो ये जो रजाई है या गद्दा है ये तो मूव करने लगता है, गति करने लगता है, बट इसके अंदर भरे हुए जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रेस्ट में रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? रेस्ट में। इस कारण से वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं। कई बार अपन देखते हैं कि अपन किसी बस के अंदर बैठे हैं और बस अचानक से अगर चलना स्टार्ट करती है तो इस स्थिति में अपने पे पीछे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है ना। ये भी जड़त्व है, स्थिति का जड़त्व है या स्थिर अवस्था का जड़त्व है। और कई बार क्या होता है, जैसे चलती हुई बस के अंदर अपन बैठे हैं और बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो अपन आगे की तरफ धक्का महसूस करते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? गति का जड़त्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गति का जड़त्व बोलते हैं, ठीक है ना। और जैसे मान के इसलिए कई बार क्या होता है, जैसे सीधी सड़क पर कोई भी कार जा रही है और जैसे घुमावदार मोड़ आ गई तो फिर उसके बाद कार होती है बाहर की तरफ स्किड हो जाती है, बाहर की तरफ फेंक दी जाती है। तो ये क्या होता है, दिशा का जड़त्व होता है, क्योंकि कार उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है, बट अचानक से जैसे टर्न आ गया ना तो कार वो बाहर की तरफ गिर जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अभी दिशा का जड़त्व हो जाएगा।
तो जड़त्व क्या होता है ये तो आप अच्छे से समझ ही गए। और ये तो पहला नियम हो गया। इसके बाद में दूसरा अपन देखते हैं, द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से देखना, देखो कि जो आरोपित बल होता है ना, आरोपित बाह्य बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, यानी एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आपके पास है डीपी अपॉन डी। मैं आपको यहां पे बता देता हूं, संवेग P बराबर क्या होता है m इंटू वी होता है। संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान को अगर आप वेग से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको संवेग प्राप्त हो जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं एफ एक्सटर्नल बराबर, प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का साइन लगा देंगे के, तो dp अपॉन dt हो जाएगा। के क्या हो जाएगा समानुपाती नियतांक, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो एफ एक्सटर्नल बराबर क्या होता है आपके पास है dp अपॉन dt। इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, p सदिश का t के सापेक्ष अवकलन, या क्या बन जाएगा आपके पास पीटी वक्र की ढाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पीटी वक्र की ढाल। और ढाल को अपन किससे लिखते हैं भाई, टेन थीटा से लिखते हैं। मतलब ये आपके पास टी हो गया, ये आपके पास पी हो गया। ये ग्राफ है, तो यहां पर इस पॉइंट पे इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, क्षैतिज स्पर्शरेखा, इन दोनों के बीच का कोण थीटा ज्ञात कर लो, और इसके बाद इस थीटा का जो टेन थीटा है वो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, फोर्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर। तो यहां से लेकर के यहां तक अपन देख रहे हैं कि ग्राफ इसकी स्लोप है वो लगातार बढ़ रही है, यानी टेन थीटा लगातार बढ़ रहा है, तो इस पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये पहला नियम हो गया और ये दूसरा नियम हो गया। तो दोनों नियमों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद दूसरे नियम को अपन यहीं पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो अब बता दें कि पी वेक्टर बराबर कितना होता है आपके पास, एम इंटू वी वेक्टर होता है। तो यहां से आपके पास एफ एक्सटर्नल बराबर डी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास डी टी। पी बराबर क्या हो जाएगा एम इंटू वी वेक्टर, यह आपके पास एम इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। एम और वी दोनों ही मान किस लेखा परिवर्तित हो रहे हैं, तो दोनों ही मान किस लेखा चर है, यानी चेंज हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एक बार m को कांस्टेंट रख के v का अवकलन कर देंगे, प्लस एक बार v को कांस्टेंट रख के m का अवकलन कर देंगे, ठीक है ना, ये बात होगी। इसके बाद यदि v क्या हो जाएगा आपके पास में कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट हो गया ना तो इस स्थिति में आपके पास जो dv अपॉन dt है वो क्या हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में एफ एक्सटर्नल बराबर कितना देगा आपके पास v dm अपॉन dt, और ये वाला फॉर्मूला आ गया अभी। अब ये फॉर्मूला किसके अंदर काम आता है अभी, इसके एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल एक तो होता है आपके पास रॉकेट, और एक इसका एग्जाम्पल होता है कन्वेयर बेल्ट होता है। क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट। तो दोनों मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखना। देखो दोनों यहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे मान के इसलिए ये कोई रॉकेट है,
अब देखो ध्यान से, इस रॉकेट से ना पीछे की तरफ क्या निकल रही है, गैसें निकल रही है। और ये जो गैस है, इन गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग कितना देगा आपके पास में, v। और इसके अंदर जो ईंधन है वो ईंधन किस दर से जल रहा है बताओ, dm/dt से। dm/dt क्या हो जाएगी, ईंधन के जलने की दर हो जाएगी। तो इस स्थिति में इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, कितना फोर्स लगता है अभी, F। और F बराबर कितना होता है आपके पास, v इंटू dm/dt। ठीक है ना। और तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर v तो क्या हो जाएगा, गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग, और dm/dt क्या देगी बताओ, ईंधन के जलने की दर। ईंधन के जलने की दर होगी। तो यहां पर आपके पास dm/dt क्या हो जाएगी, ईंधन के जलने की दर हो जाएगी। मैं इसको मिटा रहा हूं इधर वाला। देखो ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, ये रॉकेट है, इस रॉकेट का मान किसलिए का द्रव्यमान कितना है अभी, m है। इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है, mg, इसका वेट हो गया। इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगता है, v dm/dt। भाई इस रॉकेट के अंदर जो ईंधन है वो ईंधन जल रहा है, और ईंधन के जलने की वजह से इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट होता है। ये फोर्स कितना देगा, v dm/dt। और मान किस लिए का रॉकेट है, इसका ऊपर की तरफ जो त्वरण है वो कितना देगा आपके पास है, a। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, v dm/dt, और नीचे की तरफ कितना फोर्स है अभी, mg। और नेट फोर्स बराबर क्या होता है, बराबर ma होता है। तो ये आपके पास ma हो जाएगा। तो यहां से इसका अपन a निकालेंगे, a बराबर कितना देगा आपके पास v dm/dt माइनस mg/m। ये इसका a आ जाएगा, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज हो गई भी। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो जैसे जैसे रॉकेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वैसे से इसका ईंधन है वो कंज्यूम होता जाएगा, ईंधन काम में आता जाएगा। तो इस रॉकेट का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, अभी कम हो जाएगा, और इसका जो वेग है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो अपन निकालते हैं कि माना t बराबर 0 पर रॉकेट का द्रव्यमान कितना देगा, m0, और t बराबर t पर रॉकेट का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, m बराबर m हो जाएगा। तो इस स्थिति में स्मॉल t समय पर रॉकेट का वेग, तो v बराबर क्या देगा आपके पास, तो u माइनस जी टी प्लस क्या देगा आपके पास में, वी आर लॉग बेस ई m0/m हो जाएगा। तो यहां पर u तो क्या देगा, इस रॉकेट का प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और माइनस जी टी ग्रेविटी की वजह से इसके वेग में जो कमी आ रही वो हो जाएगी। इसके बाद में वी आर, ये क्या हो जाएगा बताओ, गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग हो जाएगा। m0 क्या हो जाएगा, प्रारंभिक द्रव्यमान, और m क्या देगा आपके पास, अंतिम द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि u ये तो देगा प्रारंभिक वेग, और g क्या देगा बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण। m0 क्या देगा, प्रारंभिक द्रव्यमान, m क्या देगा आपके पास, अंतिम द्रव्यमान हो जाएगा। और वी आर क्या देगा, वी आर ये देगा
इस रॉकेट से निकलने वाली जो गैस है उनका रॉकेट के सापेक्ष वेग हो जाएगा, ठीक है ना। अब कभी अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रारंभिक वेग कितना है, जीरो, और ग्रेविटी है उसको भी अपन नेग्लिजिबल मान रहे हैं, क्या गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र के अंदर रॉकेट गति कर रहा है, तो u और gt इन दोनों को अपन जीरो कर देंगे। तो अपन बोलेंगे यदि u बराबर कितना आपके पास है, जीरो, वह गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र है, तो इस स्थिति में v बराबर कितना देगा आपके पास में, वी आर लॉग बेस ई एम नॉट बाई एम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको रॉकेट के बारे में कंप्लीटली बता दिया अभी, तो इनको आप अच्छे से देख ले, नोट कर ले आप। चलो इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं कन्वेयर बेल्ट। अपन अभी भी नाम देखा था, कन्वेयर बेल्ट क्या होता है। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं वाहक पट्टा। क्या होता है भाई वाहक पट्टा, क्या होता है? ये अपने पास इस प्रकार से कोई भी बेल्ट होता है, मतलब दो व्हील होते हैं, दो पहिए होते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा, मतलब जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे लगे होते हैं ऐसे, ये तो दो व्हील होते हैं, इसके ऊपर एक बेल्ट होता है, ये बेल्ट इस प्रकार से घूमता रहता है, और इसके ऊपर अपन यहाँ से क्या करते हैं, इस प्रकार से सामान होता है ना, उस सामान को अपन डालते रहते हैं। अब ये जो बेल्ट है ये किस वेग से गति कर रहा है, अभी वी वेग से, और ये सामान अपन किस दर से डाल रहे हैं, dm बाई dt। तो इस स्थिति में ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट कितना फोर्स प्रोड्यूस करता है, F बराबर v इंटू क्या देगा आपके पास, dm बाई dt। बेल्ट वो इतना बल आरोपित कर रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद ध्यान से, कई बार क्या होता है, जैसे मतलब जो m होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। m अगर कांस्टेंट होता है तो dm बाई dt बराबर क्या देगा, जीरो। तो इस स्थिति में F एक्सटर्नल बराबर क्या देगा बताओ, पहले क्या भी v dm बाई dt प्लस m इंटू dv बाई dt, तो dm बाई dt को जीरो कर देंगे ना, तो ये आपके पास बन जाएगा m इंटू dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt को अपन क्या लिख सकते हैं, a, तो f बराबर क्या देगा आपके पास, m इंटू a, तो f बराबर ma। तो ये भी आपके पास न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। तो F बराबर ma क्या हो जाएगा भाई, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सप्रेशन, ये भी न्यूटन की गति का दूसरा नियम है बच्चों, ठीक है ना। ये चीज होगी। अब इसके बाद इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि F बराबर क्या होता है आपके पास, dp अपॉन dt। तो यहां से dp बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, F dt। दोनों तरफ से अपन क्या कर देते हैं, इसका समाकलन T1 T2, ये आपके पास है P1 वेक्टर, और ये आपके पास हो जाएगा P2 वेक्टर हो जाएगा। तो dp का क्या देगा आपके पास है P, और P को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, P2 वेक्टर माइनस क्या देगा आपके पास है P1 वेक्टर, तो बराबर क्या देगा आपके पास है F dt T1 से लेकर के T2 तक। अब P2 माइनस P1 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P, और P2 माइनस P1 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, इसको अपन लिख सकते हैं m इंटू V2 माइनस V1। फोर्स का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये समाकलन हो रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बराबर F का t के सापेक्ष समाकलन, या क्या हो जाएगा आपके पास है, एरिया बन जाएगा। ये टाइम हो गया, ये फोर्स हो गया, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ इस प्रकार का यूं है, तो
ये टाइम t1 हो गया, ये टाइम t2 हो गया, तो इस स्थिति में इस ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया है वो एरिया किसको बताएगा, डेल्टा पी को। डेल्टा पी बराबर कितना होता है, एम इंटू वी माइनस यू देगा। तो ग्राफ अगर आपको दे रखा है तो वहां से आप डेल्टा पी निकाल सकते हैं, और डेल्टा पी बराबर कितना होता है, एम इंटू वी माइनस यू। वी क्या होता है, अंतिम वेग, और यू क्या होता है आपके पास में प्रारंभिक वेग होता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका न्यूटन का गति का दूसरा नियम था। और तीसरे नियम की अगर अपन बात करते हैं, तीसरा नियम इसको अपन बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहता है ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर बल लगाया कितना, F21, तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाएगी कितना, F12, ठीक है ना। तो यहां से पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के कारण बल और दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु के कारण बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होता है। यानी पहली ने दूसरी पे लगाया, दूसरी ने पहली पे लगाया, दोनों पे एक दूसरे के कारण लगने वाले जो बल होते हैं वो परिमाण में क्या होते हैं, समान, और दिशा में क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट होते हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन रिएक्शन लो, यानी पहली वस्तु दूसरी वस्तु पे जितनी क्रिया करती है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पे उतनी क्या करती है, प्रतिक्रिया, ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा नियम हो गया, ठीक है। और इसके बाद में तीनों नियम है वो आपके फिनिश हो चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इनको नोट कर लो एक बार आप। तो देखिए बच्चों, अपन ने न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ये तीनों नियम अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो पहला नियम कौन सा होता है, जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम है वो अपने को बल का परिमाण देते हैं, और इसके बाद में तीसरा नियम है वो क्या हो जाएगा, अभी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। तो दूसरे नियम अपन ने डिस्कस किया था कि एफ एक्सटर्नल बराबर क्या होता है आपके पास है, डीपी अपॉन dt। यदि एफ एक्सटर्नल बराबर कितना आपके पास में, 0, तो इस स्थिति में dp वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी p वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, कांस्टेंट, यानी p इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, p फाइनल। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो क्या कहता है, ध्यान से देखना, देखो कि यदि किसी भी वस्तु पर बाह्य बल 0 है तो इस स्थिति में उस वस्तु का रेखीय संवेग या उस निकाय का रेखीय संवेग वो संरक्षित रहता है, यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो किसी भी सिस्टम पर अगर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इस स्थिति में उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है ना। प्रारंभिक संवेग अगर 0 है तो अंतिम संवेग भी क्या हो जाएगा, भी 0 देगा, ठीक है ना। अब सुनना, ध्यान से देखना, देखो जैसे इसके अपन कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं कि मान के देखा ये कोई बम है, इसका द्रव्यमान कितना भी m है, और ये इस प्रकार से रेस्ट में रखा हुआ है, और ये बम है, इसके अंदर क्या होता है, विस्फोट होता है। और आपको मालूम है कि विस्फोट आंतरिक बलों की वजह से होता है कि बाह्य बलों की वजह से, आंतरिक बलों की वजह से, बाहर से तो कोई इस पे बल लगा नहीं रहा है। तो इसके दो टुकड़े बन जाते हैं, एक तो टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। इसका द्रव्यमान मान के चलेगा कितना देगा, स्मॉल m, इसका द्रव्यमान कितना देगा, कैपिटल M माइनस क्या देगा आपके पास, स्मॉल m। अगर इसका वेग है वो इधर की तरफ कितना देगा, v1, तो इसका वेग इस प्रकार से इधर की तरफ क्या देगा आपके पास, v2 देगा। तो यहाँ पे प्रारंभिक संवेग कितना देगा, अभी द्रव्यमान इंटू वेग कितना देगा, 0, ये प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग की बात करते हैं तो इसका प्लस हो देगा, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू क्या देगा आपके पास, v2, और इसका कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का m इंटू v1, क्योंकि v1 नेगेटिव देगा। फिर उसके बाद से यहाँ से इसको इधर की तरफ ले आऊंगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, तो m v1 वेक्टर बराबर क्या होता है, कैपिटल M
माइनस स्मॉल m इंटू क्या होता है आपके पास में v2 वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो क्या इसको प्लस लिख दो, चिन्ह इसके अंदर अपने आप आ जाएगा, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस का ये आ जाएगा। तो यहां पर भी अपन ने क्या कर दिया, रेखीय समय का संरक्षण लगाया, प्रारंभिक समय को और अंतिम समय को अपने बराबर कर दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से बंदूक गोली निकाय, जैसे मान के इसलिए ये कोई बंदूक है, इस बंदूक का द्रव्यमान कितना आपके पास है कैपिटल M, इसके अंदर ये कोई गोली, इस गोली का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास स्मॉल m, पहले दोनों रेस्ट में। अब ध्यान से देखना, देखो होता क्या है, अब इस बंदूक से मैं क्या करता हूं, गोली चलाता हूं, तो गोली का वेग कितना देगा स्मॉल v, तो बंदूक का पीछे की तरफ कैपिटल V वेग प्राप्त कर लेती है भाई। तो यहां पे इस बंदूक ने गोली पर बल लगाया और गोली ने बंदूक पर बल लगाया, दोनों ने एक दूसरे पर बल लगाया, बाहर से कोई बल आ रहा है क्या, नहीं। और अगर बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तो इस स्थिति में रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो इसका प्रारंभिक द्रव्यमान कितना देगा कैपिटल M प्लस क्या देगा स्मॉल m, और प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास है 0 बराबर, और इसका अंतिम संवेग कितना देगा बताओ mv, और इसका कितना देगा आपके पास है प्लस कितना देगा आपके पास है कैपिटल M इंटू कैपिटल V। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस का M इंटू V ये हो जाएगा अभी। तो ये इस बंदूक के द्वारा प्राप्त किया गया वेग हो गया अभी, बंदूक ये वेग प्राप्त कर लेगी, ठीक है ना, ये चीज है। तो कोई भी जैसे मान के चलिए बम में रखा हुआ है वो अचानक से विस्फोटित होता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम अपन लगा सकते हैं, और बंदूक गोली निकाय इसके लिए भी अपन रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो ये तो आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम था जो मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी भी निकाय पर बाह्य बल 0 है, किसी भी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा, तो इस स्थिति में उसका रेखीय संवेग वो संरक्षित रहता है, ठीक है ना। यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग का मान क्या होता है बराबर होता है। इसके बाद में 2 एग्जाम्पल लगा लेकर के मैंने आपको इस बात को अच्छे से समझा दिया है। तो चलिए बच्चों 3 क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गेंद के संवेग में परिवर्तन ज्ञात करो। अब ये वाला जो क्वेश्चन इसके अंदर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस गेंद पर दीवार के कारण लगने वाला बल ज्ञात करो। अगर अपन ने संवेग में परिवर्तन ज्ञात कर दिया तो समय से डिवाइड करके अपन बल भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि F इक्वल्स टू कितना था डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा P को अगर अपन T से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे अपने को संवेग में परिवर्तन है वही ज्ञात करना है। अभी देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे M द्रव्यमान की कोई भी गेंद है, इस गेंद का द्रव्यमान कितना रहेगा M हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो दीवार है, इस दीवार के साथ में अभिलंब बना रखा अपन है,